नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम आप सभी के लिए क्लास 10th का जो SST सब्जेक्ट है यानी सामाजिक विज्ञान, उसका मैं MCQ लेकर आया हूं, जो कि टर्म 1 एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है और यहाँ से आपके क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी की डिमांड थी जो सर आप MCQ सीरीज लेकर के आइए क्लास 10th का SST का, तो आप सभी की डिमांड पे ये आप सभी के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद, जो कि फर्स्ट चैप्टर है हमारा 10th क्लास का, ठीक है, इतिहास का। तो इसे आप पहले खुद से आंसर देने का प्रयास कर लीजिएगा, फिर वीडियो को रोक करके उसके बाद मैं आंसर भी बताऊंगा साथ साथ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो आपको बताना है अमेरिका में आते हैं, दक्षिण अमेरिका में आते हैं, यूरोप में आते हैं और पश्चिमी एशिया में आते हैं। तो इटली और जर्मनी जो है ना डियर स्टूडेंट, ये यूरोप में आते हैं, जो कि हमने आंसर भी यहाँ पे आपको शो कर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, फ्रांस में किस शासक की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो फ्रांस में जो है ना क्या हुआ था डियर स्टूडेंट, ये बुर्बो वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब थर्ड हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? यानी जो मेजनी था उसका संगठन किस संगठन से था उसका संबंध? तो इसका आंसर हम देखेंगे, ये आंसर है इसका कार्बोनरी। किससे? यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मेजनी का संबंध जो जिस संगठन से था वो है कार्बोनरी, राइट। अब नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड हो गया, फोर्थ है अब हमारा। चलिए इसमें बताइए, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन था? यानी इटली और जर्मनी का अगर एकीकरण हो जाएगा तो इसके खिलाफ कौन था? ठीक है, अगेंस्ट कौन था? तो इंग्लैंड था, रूस था, ऑस्ट्रिया था, परसा था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट आपका इस क्वेश्चन का, वो हो जाएगा ऑस्ट्रिया, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? सी ऑप्शन। आप वीडियो को रोक करके खुद से MCQ लगाइए और फिर आप देखिए आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है। बाकी आंसर तो मैं भी बता देता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, फिफ्थ क्वेश्चन है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो काउंट काबूर जो था डियर स्टूडेंट, उसको विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर, सेनापति पर, फ्रांस में राजदूत पर, या फ्रांस प्रधानमंत्री या गृह मंत्री, तो किस पर नियुक्त किया था? तो इसका आंसर ये रहा आपका डियर स्टूडेंट, वो प्रधानमंत्री पर नियुक्त किया था। किस पे किया था? प्रधानमंत्री, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ है, सिक्स है, यानी सिक्स क्वेश्चन है, गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? गैरीवाल्डी जो था डियर स्टूडेंट, वो पेशे से क्या था, ये आपको बताना है। गैरीवाल्डी क्या था पेशे से? तो गैरीवाल्डी जो डियर स्टूडेंट पेशे से, वो क्या था? नाविक था। क्या था वो? नाविक था। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखेंगे, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? यानी जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? लुइस 18वां ने किया, नेपोलियन बोनापार्ट ने, नेपोलियन सेकेंड ने, या बिस्मार्क ने किया? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो डियर स्टूडेंट उसको किया था, उसको ये रहा आपका आंसर, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, जालबेरीन कैसी संस्था थी? यानी जालबेरीन कैसी संस्था थी ये बताना है। क्रांतिकारियों की थी, व्यापारियों की थी, विद्वानों की थी, या पादरी एवं सामंतों की थी? तो जालबेरीन जो डियर स्टूडेंट वो संस्था थी, वो किसकी थी ये आपको बताना है। तो जालबेरीन संस्था थी व्यापारियों की। किसकी थी? आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। जालबेरीन जो संस्था थी वो व्यापारियों की थी, जो कि यूरोप में थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 है, रक्त क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? यानी रक्त और लौह की जो नीति थी यूरोप में, उसका अवलंबन किसने किया था ये बताना है आपको। तो उसका डियर स्टूडेंट जो अवलंबन किया था वो किसने किया था? मेजनी ने, हिटलर ने, बिस्मार्क ने, या विलियम वन ने? तो इसका जो अवलंबन किया था उसको किया था बिस्मार्क ने। क्या किया था? ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर डियर स्टूडेंट नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो इसकी जो संधि हुई थी डियर स्टूडेंट ये बताना। तो इसकी संधि हुई थी 1871 में, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, यूरोप में राष्ट्रवाद का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये सारे, ठीक है। अब देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद का ही प्रश्न है, इसमें 11वां नंबर है, नेपलस की क्रांति कब हुई थी? तो आपको बताना है नेपलस की क्रांति 1820 में, 1821 में, 1822 में या 1823 में हुई थी। तो नेपलस की क्रांति डियर स्टूडेंट ये कब हुई थी? तो इसका आंसर आपको बताना है। तो नेपलस की क्रांति हुई थी 1821 में हुई थी। कब हुई थी? 1821 में हुई थी, राइट। अब नेक्स्ट देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ? यानी चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ? तो ये इंग्लैंड में हुआ, ठीक है। कहाँ हुआ? तो ये इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया, कब घोषित किया गया? ये पूछा जा रहा है आपसे। जो यूनान जो है ना डियर स्टूडेंट, उसको एक राष्ट्र स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया, कब घोषित किया गया? तो उसको 1832 में, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? यानी कार्बोनरी संगठन कब बना था? तो आपको याद रखना है वो 1810 में बना था। किस में बना था? 1810 में बना था, राइट। उसका डियर स्टूडेंट नेक्स्ट है, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? तो इसको आपको बताना है। तो एड्रियानोपुल की संधि जो हुई थी डियर स्टूडेंट, वो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1829 में हुआ था, ठीक है। ये ऑप्शन आपको इसलिए देते हैं ताकि आप रियल आंसर तक नहीं पहुंचे और आप अपने आप को जो है ना डाइवर्ट कर ले, ठीक है। बट आपको डाइवर्ट करने के लिए दिया जाता है, लेकिन फिर जब आपकी तैयारी है तो डेफिनेटली आप सही पे जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, एड्रियानोपोल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? ये आपसे पूछा जा रहा है, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। ये तुर्की और रूस के बीच में हुई थी। किसके बीच में? तुर्की और रूस के बीच में हुई थी, राइट। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, शेडॉन का युद्ध किसके बीच में हुआ? शेडॉन का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो आपको बताना, तो ये फ्रांस और प्रसा के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था डियर स्टूडेंट? फ्रांस और प्रसा के बीच में हुआ था, राइट। उसके बाद जो है ना क्वेश्चन नंबर 19 है, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? यानी पोलैंड का जब विद्रोह हुआ है तो उसको किसने खत्म कर दिया, कुचल दिया है? तो आपको ये बताना है। तो पोलैंड के विद्रोह को कुचलने वाला जो राष्ट्र था वो था हमारा रसिया, ठीक है। पोलैंड जब विद्रोह किया था, पोलैंड जब युद्ध किया था, ठीक है, तो उसको खत्म करने वाला जो हमारा रूस था, क्योंकि रूस उस समय पावरफुल था, ठीक है, यूरोप में जब राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, जो कि बेहद ही ईजी है। सन 1870 में यानी 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो ये सेडॉन में हुआ था। फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुआ था कहाँ? सेडॉन में हुआ था। आप इस आंसर को लगा सकते, पहले खुद से लगाइए, ठीक है, उसके बाद मेरे द्वारा दिए गए आंसर को भी आप देख करके लगा सकते हैं, राइट। अब देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यानी कौन यूरोपवासी के में यूरोप के लिए कौन से देश के लिए, ठीक है, जो साहित्य क्या था, एक ज्ञान है और एक विज्ञान के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा, यानी मोटिवेशन का स्रोत रहा, तो वो था यूनान के लिए डियर स्टूडेंट। आप याद रखेंगे किसके लिए? यूनान के लिए था वो, राइट। आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 22 है, युवा इटली संस्था का विकास हुआ। युवा इटली संस्था का विकास कब हुआ था? तो युवा इटली संस्था का विकास डियर स्टूडेंट मेजनी ने किया था। ये मेजनी ने किया था आपका, ठीक है। किसने किया था? मेजनी ने किया था। आपको याद रखना है युवा इटली संस्था का विकास, राइट। क्वेश्चन नंबर 23 है डियर स्टूडेंट, जो कि बेहद ही आसान है। बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था। कूटनीतिज्ञ मतलब वो राजनीति को बहुत ही गहरे विचारों से जानता था, वो छल करना भी जानता था, कपट करना भी जानता था। जिस तरह से हमारे भारत में हम जब इतिहास की बात करते तो चंद्रगुप्त मौर्य का जब आपने सुना होगा क्लास 6 में, तो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था चाणक्य, वो भी एक कूटनीतिज्ञ था, ठीक है, जो कि नियम बहुत तरीके से बनाता था, बहुत ही प्रसिद्ध था। उसी तरह जो है ना बिस्मार्क था डियर स्टूडेंट, ठीक है, उसी तरह क्या था? बिस्मार्क था। अब आपका जो है ना क्वेश्चन नंबर 24 है, सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था?
तो विक्टर इमैनुअल था। कौन था? ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विक्टर इमैनुअल। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? यानी यूनान में जब स्वतंत्रता आंदोलन था तो उसमें ब्रिटिश कवि एक शहीद हुए थे, वो थे लॉर्ड बायरन। याद रखना है डियर स्टूडेंट, यूनान में जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ यानी आंदोलन हुआ आज़ादी के लिए, तो उसमें जो शहीद होने वाले हमारे जो ब्रिटिश यानी ब्रिटेन के कवि थे लॉर्ड बायरन थे, वो काफ़ी अच्छे कवि माने जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, जालबेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? तो जालबेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी ये बताना है डियर स्टूडेंट आपको। तो जालबेराइन की स्थापना जो है ना प्रसा ने की थी। किसने? प्रसा ने की थी। राइट। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 27, हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी डियर स्टूडेंट? तो आपको बताना है, हंगरी की जो भाषा थी वो बेहद ही आसान है, वो मैग्यार था। कौन था? यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, हंगरी की भाषा मैग्यार था। राइट। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 28 बताना है। राइट। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में जो पराजय हुई थी डियर स्टूडेंट, वो किसकी हुई थी? वो टर्की की हुई थी, यानी तुर्की की हुई थी, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। राइट। इसके क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है, जो कि बहुत ही आसान है। मारी आन किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक है? मारियान जो था डियर स्टूडेंट वो फ्रांस का था। ठीक है। राष्ट्र की प्रतीक है, राष्ट्रवाद की प्रतीक है, यानी मारियान जो है ना क्या है? फ्रांस के राष्ट्रीय प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का जब पालना कहते हैं तो वो किसे कहा जाता है ये आपको बताना। तो उसे कहते हैं हम यूनान को कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। राइट। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 31 है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? एक्ट ऑफ यूनियन डियर स्टूडेंट किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये आपको बताना है। तो एक्ट ऑफ यूनियन जो है ना हुआ था आपका डियर स्टूडेंट 1688 में हुआ था। राइट। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, यानी 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासक था? तो ये आप सभी को पता है, वहाँ जो राजवंश का शासक था वो बुर्बो राजवंश का शासक था। किसका था? बुर्बो राजवंश का। चलिए आंसर भी देख लेते, बुर्बो राजवंश का। राइट। अब देखिए ये क्वेश्चन नेक्स्ट है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? तो नेपोलियन संहिता 1804 में। ये जरूर पूछा जाएगा डियर स्टूडेंट, ये वीवीआई और लगा लीजिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने जो युद्ध किए डियर स्टूडेंट, वो टोटल 3 युद्ध किए। कितने युद्ध किए? 3 युद्ध किए। ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्रवाद सम्मिलित नहीं था? वियना कांग्रेस में जो है ना डियर स्टूडेंट कौन सा राष्ट्रवाद सम्मिलित नहीं था ये आपको बताना है। तो वियना कांग्रेस में जो है ना जर्मनी शामिल नहीं था। ठीक है। ये आपको याद रखना, वियना कांग्रेस में जर्मनी शामिल नहीं था। 36 है, वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी? तो पवित्र संघ की योजना जो है ना रूस ने की थी। किसने की थी? रूस ने, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 37 है, यंग इटली के संस्थापक कौन थे? तो यंग इटली के संस्थापक डियर स्टूडेंट जो थे वो थे आपके मेजनी साहब थे। ठीक है। कि कौन थे? मेजनी साहब थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके एग्जाम में। अब देखिए इसमें जो है ना क्या है, फ्रांस के किस राजा ने कहा था कि अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? यानी फ्रांस के जो राजा थे बोला था जो अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा हम लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा। तो ये कहा था चार्ल्स दसम ने कहा था। याद रखना है डियर स्टूडेंट। ठीक है। चार्ल्स दसम ने कहा था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, 38 है क्वेश्चन नंबर डियर स्टूडेंट, ये 38 है, पर्सा का शासक कौन था? तब पर्सा का शासक विलियम प्रथम था। कौन था? विलियम प्रथम था पर्सा का शासक। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, विलियम प्रथम पर्सा का शासक था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 40 है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर है 40, जैसे यूरोप का मरीच कब किसे कहा जाता है? यानी इसमें आप लिख लेंगे डियर स्टूडेंट, यूरोप का मरीच किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीच जो है ना तुर्की को कहा जाता है। याद रखिएगा। ठीक है। उसके क्वेश्चन नंबर हमारा 41 है,
जो कि बेहद ही आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? तो राइन संघ की स्थापना की थी, ये आपको याद रखना है, राइन संघ की स्थापना की थी, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? वियना की संधि द्वारा, कस्तूनिया की संधि द्वारा, प्राग की संधि द्वारा या एड्रियानोपुल की संधि द्वारा? तो किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान की स्थापना हुई थी? तो वो जो यूनान की स्थापना हुई थी डियर स्टूडेंट, वो एड्रियानोपुल की संधि के द्वारा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर हमारा 43 है, जो कि बेहद ही आसान है। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो यंग यूरोप की स्थापना डियर स्टूडेंट जो की थी, काबूर ने, मेजनी ने, बिस्मार्क ने या गैरीवाल्डी ने? तो इसका स्थापना मेजनी ने किया था। किसने किया था? मेजनी ने किया था, राइट। क्वेश्चन नंबर हमारा 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 है, नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो नव गुएल्फ आंदोलन जो डियर स्टूडेंट हुआ था, वो नव गुएल्फ आंदोलन इटली में हुआ था। कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा जो है ना 44-5 है, मेटरनिक कौन था? मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया का चांसलर, पर्सा का चांसलर, फ्रांस का सम्राट या रूस का जार? तो मेटरनिक जो था डियर स्टूडेंट, वो था ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। कौन था? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, राइट। अब डियर स्टूडेंट नेक्स्ट देखेंगे, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कार्बोनरी की जो स्थापना हुई थी 1810 में हुई थी। कब हुई थी? 1810 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। कार्बोनरी की स्थापना कब हुई थी? 1810 में हुई थी। इसी क्वेश्चन नंबर हमारा 47 है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो निरंकुश राजतंत्र या फिर संघीय शासन व्यवस्था या गणराज्य या संवैधानिक? तो इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट, ये उस समय निरंकुश राजतंत्र स्थापित हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 48 है, लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन जो है ना डियर स्टूडेंट, गैरीबाल्टी ने किया था, ठीक है। किसने किया था? गैरीबाल्टी ने किया था। क्वेश्चन नंबर हमारा 49 है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म फ्रांसीसी क्रांति से माना जाता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। आपको किस घटना से माना जाता है? फ्रांसीसी नहीं, पुनर्जागरण से, सॉरी, पुनर्जागरण से माना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाता है, ठीक है। लेकिन दुनिया में ऐसा माना जाता है, यूरोप में जो है ना पुनर्जागरण से माना जाता है, लेकिन दुनिया में ऐसा माना जाता है फ्रांस की क्रांति से माना जाता है, ठीक है। तो अगर यूरोप का पूछे तो पुनर्जागरण से माना जाता है, राइट। क्वेश्चन नंबर हमारा 50 है, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? तो ये आप सभी को पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बिस्मार्क ने अपनाई थी, रक्त और लौह की नीति, ठीक है। यानी भारत में लौह पुरुष जो है ना कहा जाता है, वो जब हम भारत में राष्ट्रवाद पढ़ेंगे तो हम जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, राइट। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है ना 51 है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद हुआ था? तो आपको इसमें बताना डियर स्टूडेंट, उसका सेडाओ का युद्ध के बाद जर्मनी का क्या हुआ था? एकीकरण हुआ था, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 52 है, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, ये आपको बताना था। डेनमार्क की संधि या गैस्टिकिन की संधि या प्राग की संधि द्वारा या फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा? तो ये जो डियर स्टूडेंट आपका आंसर हो जाएगा, या फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जो है ना क्या हुआ, डेनमार्क जो है ना क्या हुआ, अलग हुआ, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 50। डियर स्टूडेंट ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आपका पेपर है कल, ठीक है, और आज अब मैं बना रहा हूँ आप सभी के लिए, तो मैं सिर्फ उसी पे फोकस कर रहा हूँ जितना मैक्सिमम आपका एमसीक्यू करवा दूँ, राइट। तो चलिए हो गया पहला। उसके बाद क्या, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण में किस समय फ्रांस का शासक कौन था? जर्मनी और इटली का जब एकीकरण हुआ था तो उस समय फ्रांस का शासक था नेपोलियन थर्ड था। कौन था? बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, नेपोलियन थर्ड था। क्वेश्चन नंबर हो गया इतना, ठीक है डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट आप ज़रूर सपोर्ट करें, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं भी आपको इस तरह का वीडियो प्री बोर्ड जब आपका जो डेट 30 नवंबर से स्टार्ट है उसके लिए भी मैं सारा सिलेबस कंप्लीट कर दूं, ठीक है। तो आई होप डियर स्टूडेंट कि आप इसको ये पसंद आया है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप सभी के लिए मैथ का भी मैडम बना रही है, ठीक है, एमसीक्यू, और साथ साथ में साइंस का भी बन रहा है, ठीक है। तो आप चैनल पे विजिट करिए और देखते रहिए वीडियो को।